हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चैप्टर जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से। तो आज करेंगे पार्ट 5, चैप्टर है सेकंड। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो चैप्टर सेकंड है उसका रेखा और स्टाफ। इसका अर्थ क्या है? सरकार के प्रशासनिक संगठन में 3 प्रकार की एजेंसियां शामिल होती हैं, रेखा, स्टाफ और सहायक। इन तीनों के बीच का भेद इनके द्वारा किए जाने वाली कार्यों की प्रकृति के अंतर में निहित रेखा है। एजेंसियां सांगठनिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम करती है। स्टाफ एजेंसी रेखा एजेंसियों को उनकी गतिविधियों की सलाह और मदद देती है। जो स्टाफ एजेंसी होती है वो क्या करती है? उनकी गतिविधियों और उनकी मदद करती है, सलाह देती है। और सहायक एजेंसियां रेखा एजेंसियों को सामान्य गृह व्यवस्था सेवाएं प्रदान करती है। एल.डी. वाइट के अनुसार सरकार का काम एक विस्तृत संगठन के माध्यम से होता है जो सार्वभौमिक श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध में एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। केंद्रीय पदानुक्रम में रेखा शामिल होती है। रेखा की सहायता में कई इकाइयां होती हैं, कुछ परामर्शीय और तैयारी के कामों से जुड़ी होती है जिन्हें स्टाफ कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? स्टाफ कहते हैं। कुछ गृह व्यवस्था कार्यों से जुड़ी होती है जिन्हें हम सहायक एजेंसियां कहती हैं। जो कुछ होते हैं वो क्या करते हैं? गृह व्यवस्था के कार्यों से जुड़े होते हैं जिन्हें सहायक एजेंसियां कहते हैं। रेखा में किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय संगठक होता है। एक बड़े और जटिल संगठन में स्टाफ और सहायक एजेंसियां जरूरी होती हैं, मगर वे गौण होते हैं। वे रेखा की ही सेवा करती है। लिक्टस की पर्यवेक्षणीय शैली, जैसे कि हमने कल पढ़ा था किसके बारे में? लिक्टस के बारे में। तो उन्होंने क्या बताया है उसकी पर्यवेक्षणीय शैली में? तो कार्य केंद्रित काम पूरा करने के लिए भारी दबाव डालता है और कर्मचारी केंद्रित अधीनस्थों पर कम दबाव डालता है। जो कार्य केंद्रित होता है वो क्या करता है? काम करने के लिए जो कर्मचारी होते हैं उन पर भारी दबाव डालता है, लेकिन जो कर्मचारी केंद्रित होता है अधीनस्थों पर कम दबाव डालता है। सेकंड पॉइंट है अधीनस्थों पर कम विश्वास करते हैं। जो कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण होते हैं अधीनस्थों जो कर्मचारी होते हैं उन पर कम विश्वास करते हैं। जो कर्मचारी केंद्रित होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अधीनस्थों पर विश्वास करते हैं और उनका विश्वास जीतते हैं। जो उनके पर्यवेक्षक होते हैं उन पे विश्वास करते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं। कार्य केंद्रित पर्यवेक्षक अधीनस्थों को कम स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन जो कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षक होते हैं वो अधीनस्थों को अपने काम की गति को स्वयं ही निर्धारित करने देते हैं। कार्य केंद्रित पर्यवेक्षक करीब और विस्तृत पर्यवेक्षण करते हैं और जो कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षक होते हैं वो समान पर्यवेक्षण करते हैं। जो सामान्य होते हैं उनका पर्यवेक्षण करते हैं। निर्णय कार्य केंद्रित जो पर्यवेक्षक होते हैं वो क्या करते हैं? निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधीनस्थों को भागीदार की अनुमति नहीं देते हैं और जो कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षक होते हैं वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधीनस्थों की अधिकतम भागीदारी की अनुमति देते हैं। कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण दंड देने वाले और गलतियों की प्रति आलोचक होते हैं और जो कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षक होते हैं जब अधीनस्थ गलती करते हैं या समस्याएं होती है तो उनकी मदद करते हैं। और जो कार्य केंद्रित पर्यवेक्षक होते हैं काम वाले जो कार्य होते हैं कार्य वाले काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षक होते हैं जिम्मेदारी वाले काम पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये थे लिक्टस के अनुसार जो पर्यवेक्षण शैली में डिफरेंस। अभी हम क्या कर रहे हैं? स्टाफ और रेखा कर रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनकी किस किस ने परिभाषाएं दी हैं? तो लोक प्रशासन में रेखा और स्टाफ का विभेद सैन्य प्रशासन से लिया गया है, जहां ये पहली बार विकसित हुआ था। रेखा स्टाफ विभेद
और इसकी प्रासंगिकता के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दिया जा सकता है। फिप्नर कहते हैं कि सामान्य रूप में स्टाफ और रेखा के बीच का अंतर कहता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम के बीच प्रत्यक्ष रेखा होती है और प्रत्यक्ष स्टाफ होता है। ओलिवर सैडलर कहते हैं कि स्टाफ संगठन की व्याख्या विचार के लिए एक सुविचारित संगठन के रूप में की जा सकती है, ठीक उसी तरह जैसा रेखा संगठन लागू करने वाली संगठन है। डिमोक व कोइंग के अनुसार रेखा स्टाफ के बीच उचित व्यवस्थापन प्रबंधन के सबसे मुश्किल क्षेत्रों में से एक है। एल्बर्ट लेपाव्स्की स्टाफ और रेखा स्वर्गीय है जो स्टाफ और रेखा के उच्च निचक्रमिक संबंध में नहीं काम करते हैं, बल्कि प्रमुख कार्यकारी के अंतर्गत प्राधिकार और जिम्मेदारी के समान धरातल पर काम करते हैं। एक स्टाफी कर्मी को रेखा को निर्देशित नहीं देता प्रभावहीन है, और एक रेखा कर्मी जो स्टाफ कार्य को जरा भी नहीं समझता वह भी एक असफलता है। कुटज व ओडॉलेन के अनुसार रेखा व स्टाफ प्राधिकार संबंधों का चित्रण है, न कि विभागीय गतिविधियां हैं। ये किसके अनुसार है? कुटज व ओडॉनेल के अनुसार। रेखा एजेंसियां, लाइन एजेंसियां क्या है? तो लोक सेवा में 4 प्रकार की रेखा एजेंसियां हैं। कौन कौन सी है? सरकारी विभाग, लोक नियम, सरकारी कंपनी और स्वतंत्र नियामक आयोग। पहले 3 दुनिया के सभी देशों में पाए जाते थे। जो पहले के 3 हैं, ये 3 सभी दुनिया में पाए जाते थे, जबकि चौथा यानी IRC अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था का खास लक्षण है। जो IRC है, स्वतंत्र नियामक आयोग, वो क्या है? अमेरिका का प्रशासनिक व्यवस्था का खास लक्षण है। रेखा एजेंसियों में निम्न चारित्रिक लक्षण होते हैं। क्या होते हैं लक्षण इनके? तो कौन कौन से लक्षण होते हैं? पहला है, वे संगठन के सारभूत लक्षण को पूरा करने का काम प्रत्यक्ष रूप से करती है। सेकंड है, उन्हें निर्णय लेने और आदेश व निर्देशन जारी करने का प्राधिकार मिला होता है। थर्ड है, वे जनता के सीधे संपर्क में आती हैं और उन्हें विभिन्न सेवाएं देती हैं, व्यवहार का नियमन करती हैं और एकत्र करती हैं। उस चीज़ को क्या करती हैं? एकत्र करती हैं। इस प्रकार रेखा एजेंसियां स्वभाव से कार्यकारी होती है और प्रमुख कार्यकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण, निर्देशन और देखरेख में काम कर रहे कार्यात्मक जिम्मेदारी के अधीनस्थ विभाग है। LD वाइट के अनुसार रेखा एजेंसी के मुख्य कार्य शामिल हैं। तो LD वाइट के अनुसार कौन कौन से कार्य हैं इनके? तो निर्णय लेना, जिम्मेदारी लेना, नीति और कार्यों की व्याख्या और बचाव करना, उत्पादन संभालना, प्रभाविकता और मितव्ययिता की तलाश करना। ये किसके अनुसार है? तो LD वाइट के अनुसार है। स्टाफ एजेंसी भारत सरकार की महत्वपूर्ण स्टाफ एजेंसियां है। कौन कौन सी एजेंसियां? ये ध्यान रखने योग्य है, पेपर में पूछे जाते हैं। कैबिनेट सचिवालय, सेकंड है प्रधानमंत्री कार्यालय, थर्ड है कैबिनेट समितियां, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय का प्रशासनिक निगरानी और 7 पॉइंट में वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण इकाई। ये आपके सीक्वेंस वाइज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो है इम्पोर्टेंट। फिप्नर के अनुसार स्टाफ एजेंसियां 3 प्रकार की होती हैं। सामान्य स्टाफ जो पहला पॉइंट है, जो आमतौर पर सलाह, सूचना संग्रह और अनुसंधान आदि के जरिए प्रशासनिक कार्यों में प्रमुख कार्यकारी की मदद करता है। सामान्य स्टाफ का बुनियादी उद्देश्य प्रमुख कार्यकारी के लिए एक छलनी और चिमनी के रूप में काम करती है। जैसा कि एक छलनी काम करता है छानने के लिए और चिमनी काम करता है उस चीज़ को पकाने के लिए, वही काम क्या करता है? स्टाफ एजेंसी काम करती है। सेकंड है तकनीकी स्टाफ, जो तकनीकी मामलों में प्रमुख कार्यकारी को सलाह देता है और कार्यात्मक पर्यवेक्षण करता है। इसे
विशेष स्टाफ या कार्यात्मक स्टाफ कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है सहायक स्टाफ, जो रेखा एजेंसियों को सामान्य गृह व्यवस्थाएं सेवाएं देता है। लेकिन एल.डी. वाइट और विलोबी स्टाफ एजेंसी में सहायक एजेंसियों यानी सहायक स्टाफ को नहीं शामिल करते और उन्हें एक अलग और भिन्न इकाई मानते हैं। जो एल.डी. वाइट है उन्हें सहायक सेवाएं कहते हैं। जो सहायक एजेंसियां होती है उसे क्या कहते हैं? सहायक सेवाएं कहते हैं। जबकि विलोबी उन्हें संस्थागत या गृह व्यवस्था सेवाएं कहते हैं। जॉन गॉस उन्हें सहायक तकनीकी स्टाफ सेवाएं कहते हैं। स्टाफ एजेंसियों के निम्नलिखित चारित्रिक लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वे गौण या समर्थक कार्य करते हैं, यानी सांगठनिक उद्देश्य की पूर्ति में रेखा की मदद करते हैं। सेकंड पॉइंट है उनके पास निर्णय लेने और आदेश व निर्देशन जारी करने का प्राधिकार नहीं होता है। इनकी भूमिका प्रकृति से परामर्शीय और वे प्रभावित करती है, प्राधिकार का कोई प्रयोग नहीं करती। जो प्राधिकार का प्रयोग नहीं करती है वो। थर्ड पॉइंट है वे जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, वे अज्ञात रूप से सक्रिय रहती है। लेकिन अमेरिका की ब्राउनलो कमेटी 1937 के अनुसार स्टाफ को अज्ञात रहने की लालसा होनी चाहिए कि जो स्टाफ है जो भी कार्य कर रहा है वो अज्ञात में ही कार्य करे, इसकी लालसा उन्हें होनी चाहिए। मूने के अनुसार स्टाफ एजेंसी 3 काम करती है। कौन कौन से? सबसे पहला है सूचनात्मक कार्य, यानी सूचना एकत्र करना और प्रमुख कार्यकारी को देना, शोध, अध्ययन और जांच करना। सेकंड है परामर्शीय कार्य, यानी निर्णय निर्माण में प्रमुख कार्यकारी का सुझाव देना। थर्ड पॉइंट है पर्यवेक्षण कार्य, यानी यह ध्यान देना कि प्रमुख कार्यकारी के निर्णय केवल संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू हो रहे हैं। फिप्नर कहते हैं कि जो स्टाफ एजेंसियां हैं निम्न कार्य करती है। किसके अनुसार? फिप्नर के अनुसार। सबसे पहला है सलाह, शिक्षा और सुझाव देना, तालमेल बिठाना, तथ्यान्वेषण और शोध करना। फोर्थ पॉइंट है संपर्क और सलाहकार करना, संपर्क और सहकार देना। या फिफ्थ पॉइंट है रेखा की सहायता करना। 6 पॉइंट है रेखा से प्रत्योजित प्राधिकार का प्रयोग करना। और 7 पॉइंट है योजना निर्माण करना। ये किसके अनुसार है? फिप्नर के अनुसार। मूने के अनुसार स्टाफ कार्यकारी के व्यक्ति का विस्तार है, जिसका अर्थ है अपनी योजनाओं को लागू करने में ज़्यादा आँखों, ज़्यादा कानों, ज़्यादा हाथों का सहायता के लिए होना। फिप्नर के अनुसार क्या है कि जो उनकी कार्यकारी के व्यक्तित्व का विस्तार है, इसका मतलब क्या है कि इसका अर्थ है कि अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए ज़्यादा आँखें, ज़्यादा कान और ज़्यादा हाथ सहायता के लिए होना चाहिए। फिप्नर वे पृष्ठस्थ स्टाफ को प्रमुख कार्यकारी के घनिष्ठ मित्र के रूप में वर्णित करते हैं। वो बताते हैं कि जो कार्यकारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो उनके मित्र, अच्छे मित्र हो सकते हैं जिससे हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। सहायक एजेंसियां भारत सरकार की प्रमुख सहायक एजेंसी है। कौन कौन सी हैं? ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। केवल लोक निर्माण विभाग, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, संसदीय मामलों का विभाग, आपूर्ति व सुपुर्दगी की महानिर्देशन। स्टाफ एजेंसी के समान सहायक एजेंसियां भी सांगठनिक उद्देश्य पूर्ति में रेखा की सहायता करती है और जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती है, लेकिन वे निम्न रूप से स्टाफ एजेंसियों से अलग होती है। कैसे अलग होती है? तो सबसे पहला पॉइंट है स्टाफ एजेंसी रेखा एजेंसियों को सलाह देती है, जबकि सहायक एजेंसियां रेखा एजेंसियों को सामान्य गृह व्यवस्था सेवाएं देती हैं। सेकंड पॉइंट है स्टाफ एजेंसियों की
कोई कार्य संबंधी जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि सहायक एजेंसियों की कार्य संबंधी जिम्मेदारियां होती हैं। थर्ड पॉइंट है स्टाफ एजेंसी। जो स्टाफ एजेंसियां हैं प्राधिकार प्रयोग नहीं करती है और निर्णय नहीं लेती है, जबकि जो सहायक एजेंसियां हैं सीमित प्राधिकार प्रयोग करती है और अपने क्षेत्र में निर्णय भी लेती है। फोर्थ पॉइंट है स्टाफ एजेंसियों के कार्य और प्राधिकार क्षेत्र सहायक एजेंसियों से ज़्यादा और व्यापक है, जो केवल रेखा एजेंसियों को कायम रखने में सरोकार रखती है। रेखा स्टाफ द्वंद्व। हालांकि रेखा और स्टाफ एजेंसी सभी सरकारी संगठनों के लिए अपरिहार्य है और उनका मकसद एक दूसरे का पूरक बनना है, किंतु उनके बीच के संबंध सदा शिष्ट और प्रसन्न नहीं रहते हैं। व्यवहार में रेखा और स्टाफ इकाइयों के बीच संबंध की पहचान द्वंद्व, टकराव, तनाव, संदेहों इत्यादि से होती है। ऐसी विरोधी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कारण कौन से हैं? सबसे पहला है प्रमुख कार्य के निकट होने के कारण। जो प्रमुख कार्यकारी के निकट होने के कारण स्टाफ एजेंसी रेखा एजेंसी के प्राधिकार को हड़पने का प्रयास करती है। सेकंड है रेखा और स्टाफ अधिकारियों के बीच आयु, स्थिति, दृष्टिकोण, अनुभव, तकनीक, योग्यता इत्यादि का अंतर रहता है। थर्ड पॉइंट है स्टाफ के लोग प्राय हवाई दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी वे रेखा के उन लोगों को अवास्तविक योजनाएं और विचार बताते हैं जो स्वयं अपने दृष्टिकोण में व्यवहारिक होते हैं। परिणामतः वे उनके सुझाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो दोनों के बीच गलतफहमी और तनाव की ओर ले जाता है, कि उनकी बातों पे वो सब ध्यान नहीं देते, जिससे वो गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है रेखा अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी से मुंह चुराने और गलतियों के लिए स्टाफ अधिकारियों को कोसने की प्रवृत्ति। फिफ्थ पॉइंट है स्टाफ अधिकारी रेखा अधिकारियों के काम और प्रक्रियाओं में कमियां पाने लगते हैं। रेखा स्टाफ संबंध में विरोध, प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व की घटाने के उपाय क्या क्या है? सबसे पहला है प्रमुख कार्यकारी को रेखा और स्टाफ के लोगों की जिम्मेदारी की प्रकृति को साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहिए। यह उनकी गलतियों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने में सक्षम बनाता है। सेकंड पॉइंट है भूमिका बदलने। जो भूमिकाएं हैं उनको बदलने के अवसर पैदा करने चाहिए, यानी रेखा और स्टाफ के बीच नियमित तबादले होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रमुख कार्यकारी को दोनों को एक दूसरे से और एक दूसरे की परस्पर भूमिकाओं से परिचित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें सांगठनिक उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति के लिए रेखा और स्टाफ अधिकारियों के बीच करीबी संबंध की वांछनीयता पर जोर देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है रेखा के लोगों को स्टाफ के कामों में स्टाफ की रेखा के लोगों के काम में प्रशिक्षित करना चाहिए और यह उन्हें उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के उचित पहलुओं को जानने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा रेखा स्टाफ विवाद की समस्या से निपटने के लिए मैट्रिक्स संगठन अपनाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर सेकंड फिनिश। अब हम कल करेंगे चैप्टर थर्ड, जिसका आएगा पार्ट फर्स्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।